for radius. Expression for radius. अब बोहर ने सारे ऑर्बिट का क्या निकाले? रेडियस. तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रोजन एटम के लिए उसका हम रेडियस निकालेंगे. तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए. हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोले तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. हीलियम प्लस लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है. उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए. डाउट नहीं है ना? अब ध्यान देना है यहाँ पे. हमें निकालना है रेडियस. तो मान लेते हैं कि एक एटम है. यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पीड से मूव कर रहा है और ये इसका रेडियस है. हम इसको आर एन से लिख रहे हैं. ठीक है, रेडियस आर ही लिख दो, रेडियस आर है. अब पहला पॉइंट तो ये है हमारा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने कांस्टेंट पाथ पे क्यों घूमता है, गिरता क्यों नहीं है. तो ऐसे समझो कि मान लो तुम यहां खड़े हो गए और एक रोप बांध यहां रोप लिए और उसके साथ स्टोन बांध दिए और स्टोन को तुम घुमा रहे हो. तो स्टोन को छोड़ोगे तो कहां भागेगा? आउटर साइड. इसका मतलब कोई ना कोई इसको बाहर से क्या कर रहा है? खींच रहा है. यानी बाहर साइड एक फोर्स लग रहा है. लेकिन तुम जब तक इसको घुमा रहे हो तब तक ये इसी पाथ पे घूम रहा है, अंदर भी नहीं आ रहा हो. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स काम हो रहा है, एक्टिंग हो रहा है. एक आउटर साइड और एक आउटर साइड को सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल. और जो इनर साइड होता है उसको सेंट्रीपिटल, जिसको हम टेंशन का नाम से जानेंगे यहां पे. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक घूमता रहेगा जब तक उसके अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस रहेगा. जब अगर हम थोड़ा सा भी टेंशन को कम करेंगे रोप के तो डिसबैलेंस हो जाएगा. यानी इसको तब तक हम कंटिन्यू इसी पाथ पे घुमाते रहेंगे जब तक ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे. जब डिसबैलेंस होगा तो गिरने लगेगा. इसका मतलब कोई भी अगर सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट घूमता है तो उस पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो इस पे दो फोर्स एक्ट होगा. एक फोर्स आउटर साइड और एक फोर्स इनर साइड. आउटर साइड को हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इनर साइड को नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. अब जब तक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस है तब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूम रहा है. जब ये डिसबैलेंस हो जाएगा फिर गिर जाएगा. तो रदरफोर्ड यही बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि स्पाइरल पाथ बनाते हुए क्यों नहीं गिरना चाहिए. इसलिए नहीं गिरना चाहिए कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं? बराबर. तो हम लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू
क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आउटर साइड है सेंट्रीफ्यूगल और जो इनर साइड है सेंट्रीपिटल। अब जो रोप में हमने सेंट्रीपिटल का नाम दिया टेंशन की वजह से। अब यहां पर ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम बोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। यानी इनर साइड लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम कूलम्बिक फोर्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये भी फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, एक चैप्टर भी है तुम लोग का, तो इसको हम कूलम्बिक के शॉर्ट में लिख रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यानी दो चार्ज के पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स को कूलम्बिक बोलेंगे। अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। और जब वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसको एक नॉर्मल, अगर ऐसे है घूम नहीं रहा है तो हम इसको कूलम्बिक बोलेंगे। इसमें हम सेंट्रीपिटल नहीं बोलेंगे। सेंट्रीपिटल तभी आएगा जब वो घूमेगा। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल के बराबर हम करने वाले हैं वो कूलम्बिक के बराबर करने वाले हैं। और कूलम्बिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो फिजिक्स बोलता है, यानी कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फिजिक्स में पढ़ोगे। Q1 बोले तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। K जो है वो कांस्टेंट है। K का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है, जिसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। और Q1 बोले तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, और Q2 बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और R बोले तो डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी रेडियस। तो दिस वन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दूसरा फोर्स जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल है। तो फिजिक्स में पढ़ोगे जब सर्कुलर मोशन आएगा, तो सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, और इसका हम मास किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। और वेलोसिटी किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। और ये r क्या है? ये रेडियस है। तो सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू ये हो गया और सेंट्रीपिटल का वैल्यू ये हो गया। अब ध्यान से समझना। अब हमने यहां पर बोला, अब मान लो प्रोटॉन एक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर प्रोटॉन एक है तो चार्ज कितना होगा? 1 × 1.6 × 10⁻⁻। दो प्रोटॉन है तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻। तीन प्रोटॉन है तो कोई डाउट नहीं है ना? तो प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हम 1 2 3 नहीं लिख के Zp लिखते हैं। Zp मतलब अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है तो प्रोटॉन कितना होगा? Z होगा। तो Z अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना होगा? Z × 1.6 × 10⁻⁹। तो हम यहां पर तो हमें अब ये इसके लिए Z अलग है, इसके लिए Z अलग है, Z अलग है, Z अलग है। तो हमें क्यों ना कॉमन टाइप का Z ले ले। तो यहां पर हम Z लिख देते हैं।
मतलब जो एटम के लिए पूछा जाएगा उसका उतना प्रोटॉन लिख देंगे। और इस पे Z इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज होगा, ये Q1 है। अब हम 1.6 नहीं लिख के 10⁻19 नहीं लिख के, ये चार्ज किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज नहीं। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज किसके बराबर है? प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। तो क्यों ना हम Q1 के बदले क्या मैं लिख दूं? Ze। Q1 बोले तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो कितना प्रोटॉन है तो मालूम नहीं है, तो नहीं है तो उसका जवाब कौन देगा? Z। चार्ज कितना होगा? इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। उसके बदले में क्या लिख दूं? E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे हम निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वही होगा, हम एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेंगे। तो इस Q1 के वैल्यू को हम क्या लिखा करेंगे और Q2 का वैल्यू क्या लिखा करेंगे? कोई डाउट इसमें? Q1 Q2 सेलेक्ट करने में तो यहां तक किसी को डाउट है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे डेरिवेशन करते हैं। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Q1 का वैल्यू सेलेक्ट करना और Q2 का वैल्यू सेलेक्ट करना। Q1 बोले तो Ze और Q2 बोले तो E, एक इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज निकाल रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गिरता है घूमते घूमते? बैलेंस होते हैं। राइट डाउन कर लिए क्या? तो इसको इक्वेशन नंबर, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं के। Q1 के बदले क्या पुट कर दे? Ze। Q2 के बदले क्या पुट कर दे? और R स्क्वायर। इसको क्या बोल दे? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेट कर देंगे हम। लिख लो इसको। सेंट्रीपिटल इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगा? KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R। कोई डाउट है? R से R है, क्या हो जाएगा? KZE स्क्वायर बाई R इक्वल टू, अब यहां पर फॉर्मूले में ध्यान से देखना, K का वैल्यू तो हमें मालूम होता है, Z किस एटम के लिए दिया जाएगा वो बोलेगा, चार्ज तो हमें मालूम है, ये नहीं मालूम है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम रहता है लेकिन वेलोसिटी नहीं मालूम है। तो यहां पर हमारे लिए दो अननोन बन गया, एक वेलोसिटी और एक, तो ऐसा अब करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक चीज मालूम होना चाहिए या कोई तीसरा चीज आए जो इस वेलोसिटी को वहां से एलिमिनेट कर दे। तो ध्यान रखना यहीं से डेरिवेशन वेलोसिटी का भी होता है। तो हमें यहां से अगर वेलोसिटी को हम एलिमिनेट करते हैं कोई तीसरा फॉर्मूला से तो हम रेडियस निकाल देंगे। तो यहां से एलिमिनेशन के लिए तो ध्यान देना, टू इलिमिनेट भी
हम एक नया फॉर्मूला लेके आएंगे, नया फॉर्मूला नहीं, कल जो एंगुलर मोमेंटम बताया तो क्या बताया था, एम वी आर इक्वल टू एन, एन बोले तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4, एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो यहाँ वेलोसिटी भी है और रेडियस भी है, वहीं वेलोसिटी वहीं रेडियस, तो हमें यहाँ वेलोसिटी को हटाना है, तो हम तीसरा इक्वेशन लेके आए। हम दो इक्वेशन जानते थे, हमने तीसरा इक्वेशन लेके आया। अब यहां से हम v को निकालते हैं, v इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम, और ये क्या हो जाएगा r। अब क्यों ना हम इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दें। अब ध्यान देना, यहीं से वेलोसिटी का डेरिवेशन करोगे। अब यहां से r निकाल के और r का वैल्यू पुट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब इसको निकालना है तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और इसको निकालना है तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट इसी दोनों से होगा। कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ये लिख लिया ना। अब जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा। अब यहां पर ध्यान देना, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, यानी थर्ड वाले पॉइंट इसको इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, कोई डाउट है, इक्वल टू एम भी स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर में जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब फिर यहां से जो कैंसिल होना है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो रेडियस से रेडियस को कैंसिल, एक मास से एक मास कैंसिल, क्या बच गया, के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, और यहां क्या बचा, आर। अब पूरे सिस्टम में केवल एक ही आर है, भी हट गया है, भी को एलिमिनेट कर दिए ना। अब यही हमें आर को निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, एम बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान देना, एन बोले तो ऑर्बिट, किस ऑर्बिट के लिए हम रेडियस निकाल रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं है, वो तो देगा, ऑर्बिट नंबर 1 को बोलो, 2 को बोलो। एच बोले तो प्लैंक कांस्टेंट, क्या वैल्यू होता है, -34 जूल सेकेंड, तो ये वैल्यू हम जानते हैं। के का वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू हम जानते हैं। जेड हमें नहीं मालूम है, किस एटम के लिए पूछा जाएगा, और ये नहीं मालूम है। ई स्क्वायर है, ई का जो चार्ज होता है हम जानते हैं, 4 है, पाई का वैल्यू जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, कितना होता है, लाइन बोल के चुप हो जा रहे हो, 9, ये इतना वैल्यू हम जानते हैं। तो ऐसा करें कि जितना मैंने इस पे टिक लगाया उसका वैल्यू अगर हम पुट कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि एच स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, जिसका हम इतना वैल्यू जानते हैं, किसका नहीं जानते हैं, नहीं जाने का मतलब वो अननोन रहेगा, एन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, और नीचे एक जेड है जिसको मैं सर्कल किया हूं, इसका वैल्यू नहीं जानते। अब क्यों ना हम इसके वैल्यू को पुट कर दे, क्योंकि सब वैल्यू तो हम जानते हैं। जब इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो 0.529 आता है,
ये वैल्यू का कैलकुलेशन इतना आता है। तो हमारा अब रेडियस निकल गया आर एन, एन बोले तो एन ऑर्बिट का रेडियस, पहले ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट का जो पूछेगा, इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, किस ऑर्बिट का वो पूछ रहा है, ऑर्बिट नंबर 1 का, 2 का, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनाइट ऑर्बिट होगा, और किस एटम के लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन के लिए या हीलियम प्लस के लिए या लिथियम +2 के लिए, और ये वैल्यू किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। यही रेडियस का फॉर्मूला का डेरिवेशन है और इस पे न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है। कोई डाउट्स डेरिवेशन में, फॉर्मूले में? बुक वगैरह में देखोगे तो उसमें जेड नहीं लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम के लिए डेरिवेशन है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है, 1, तो उसके बदले 1 लिख देता है। कोई डाउट नहीं है ना? लिख लिए क्या? जो लिख लिया वो हेडिंग डाल देना एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, और करके देखो यहां से, मतलब वहां तक पहुंचो, मैं वैल्यू लिख के बताऊंगा। क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, आर का वैल्यू को यहां लिख के और इसमें पुट करके एलिमिनेट करो, हटाओ वहां से आर को। तो जो यहां से लिखना सेंट्रीपिटल इक्वेशन नंबर 1 = 2। तो जो ये डेरिवेशन कर लिया है, लिख लिया, वो आगे प्रोसीड करो वेलोसिटी निकालने का। तो मेन इसमें क्या करना है, दो कॉन्सेप्ट है, क्या? सेंट्रीपिटल को और सेंट्रीफ्यूगल को क्या कर देना है, बराबर। बराबर करते ही एक को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने के लिए हम तीसरा फॉर्मूला लेके आएंगे, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो डेरिवेशन आसान है इसका। तो डेरिवेशन बताया नॉलेज के लिए, बाकी कैलकुलेशन के लिए वो बताया मैंने। तो बोहर पढ़ाने के बाद स्टॉप कर देंगे, बोहर और हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद न्यूमेरिकल चलेगा 2 वीक। उसके बाद लास्ट में हम क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। ये लिख लिए क्या? लिख लिए? तो हेडिंग डालना एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो हमारा मेन फोकस कहां होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू, आर से आर। अब इस भी निकालना है, तो आर को क्या करना पड़ेगा, तो टू इलिमिनेट किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, MBR = NH/2π, R = NH/2π MB। इसको उठा के कहां पुट कर देना है, आर में। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेट किए हो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, 3 का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो kZe² ये क्या हो जाएगा, जिसका हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, NH।
NH, और ये कहां चला जाएगा, इक्वल टू, क्या होगा इक्वल टू में, MV²। अब देख लो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, M कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करो उसको, M को M से कैंसिल और V को V से कैंसिल, KZ² 2 को पहले लिख दूं क्या, पाई अपॉन NH इक्वल टू V, डायरेक्ट आ गया V, तो यहां से V इक्वल टू लिख देंगे 2KZE², 2KE² पाई, और Z को मैं अलग लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि Z अननोन है ना, किस एटम के लिए पूछा जाएगा वो हमें मालूम नहीं है, किस ऑर्बिट के लिए पूछा जाएगा वो हमें मालूम नहीं है। अब ये वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, ये वैल्यू आता है 2.11 इंटू 10⁶। देखना वॉल्यूम में कितना दिया हुआ है, क्या पता कहाँ है, हैं? सॉरी, रेडियस कितना आया था, उसमें कितना दिया हुआ है, 0.529 इंटू है, मीनिंग निकालना, n मतलब यानी n बढ़ेगा तो ऑर्बिट है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, n बढ़ेगा तो ऑर्बिट, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, क्यों, क्योंकि z बढ़ेगा तो दैट मीन्स ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और z के। अब यहां पर ध्यान दो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस रेडियस, उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, और जैसे हम आगे जाएंगे ऑर्बिट बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो बताओ, पहले ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा कि पांचवें ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, पांचवें में ज्यादा होगा ना, नहीं, हाँ, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस वेलोसिटी कम होगा, ये तो दुनिया जानता है। इसका फोन बज रहा है सर, तो डेरिवेशन आसान है, कोई डाउट है, न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखोगे,
चलो अब हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। तो बोर ने क्या क्या निकाल के दिया, रेडियस, ताकि हम उस पे न्यूमेरिकल बनाएं। दुनिया में पढ़ाई छोड़ के सब होना चाहिए था, है? तो हेडिंग डालना एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, और दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वेलोसिटी और रेडियस का डेरिवेशन नहीं भी आए तो कोई चलता है, लेकिन इसका ध्यान रखने का। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो इसके अंदर अभी अभी बताया मैंने वेलोसिटी होगा। तो ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा एनर्जी क्रिएट होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा एनर्जी क्रिएट होगा, और इसका टोटल एनर्जी का हम बारे में बात करें, टोटल एनर्जी मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे, बाकी एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसका वैल्यू को निकालना। तो हमारा सबसे पहले हम एक्सप्रेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ एम वी एस। मास इलेक्ट्रॉन का होगा, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होगा। अब क्या करें, तो हम ऐसा इक्वेशन ढूंढेंगे कि जहां पर एम वी स्क्वायर आ जाए। तो ढूंढते ढूंढते हम गए कहां पे, फिर से वही सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वैल्यू क्या होता है, के जेड स्क्वायर बाई इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, कहीं एम वी स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, कहां दिख रहा है, तो इसी को उठा के उसमें पुट कर देना है, के जेड ई स्क्वायर बाई इक्वल टू, इस वैल्यू को उठा के कहां पुट कर देना है, एम वी स्क्वायर के बदले इसको पुट कर देना है। तो तीनों डेरिवेशन में यही इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रीपिटल इक्वल टू, तो जब वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, और ये क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इस पूरा का वैल्यू है ना ये इसका, एम वी स्क्वायर के बदले रख देंगे, पूरे के बदले रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो जितने टाइम में हमने बनाया उसके आधे सेकंड में राइट डाउन कर लो, क्योंकि आगे अभी बाकी है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, लाइटिस एनर्जी में पढ़ाया था ना, लाइटिस एनर्जी में बोला था ना पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाँ Q1 Q2 बस अपन ये लिख लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसका, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसका वैल्यू होता है माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, स्क्वायर नहीं। तो के Q1 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जेड ई
और Q2 का E अपॉन माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बस इतना ही लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी और दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी। अब क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर। बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस के किसी को डाउट है? अब गौर से देखो, रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन, पहला जरा ये बताओ कि काइनेटिक में और टोटल में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी? दोनों एक जैसा दिख रहा है, बस डिफरेंस किसका है? यानी अगर काइनेटिक एनर्जी 10 आएगा तो टोटल एनर्जी कितना आएगा? -10। इतना ही रिलेशन है, क्योंकि के इसमें भी है, इसमें भी है, जेड ई स्क्वायर इसमें भी है, जेड स्क्वायर इसमें भी है, 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है, केवल साइन का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, या यहां माइनस लगा दो, या टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस के। चाहे तुम यहां माइनस लगाओ या यहां माइनस लगाओ, फर्क की बात है, की है ना? तो टोटल एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होगा? निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर गौर से देखो और बताओ मेरे को, इसमें बताओ काइनेटिक में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? सॉरी, टोटल में और पोटेंशियल में क्या? 2r। टोटल एनर्जी में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? कौन डबल होगा? रेडियस डबल होगा। कहां से आए तुम लोग? ये वैल्यू जो है के जेड स्क्वायर बाई आर, इसको मान लो x, के जेड स्क्वायर बाई आर इसको मान लो x। ये वैल्यू इसमें भी है, वैल्यू इसमें भी है, तो ये क्या है? कुल मिला के -x है, -x है ये। और ये क्या है? -x/2। अब ध्यान देना, ये -x/2 है, तो माइनस माइनस तो हटा दो। अब दोनों को जब इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करना होगा तो दोनों को इसको x है, ये x/2 है, दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे?
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू कौन सा, x/2 टोटल एनर्जी। और ये वैल्यू कौन सा है, एक बार देख लो सही से। टोटल एनर्जी इक्वल टू, हाँ 2p नको, ये PE इक्वल टू TE इंटू T इक्वल टू यानी कि T और P में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। अगर T 10 है तो P क्या बोलेगा, 5 रहेंगे हम। ये समझ लिया कैसे लिखा मैंने, लिख लो तुम लोग भी। एक कैसे आया, समझ में आया। इसको x मान लिया मैथ की तरह, इसको x/2, दोनों को इक्वल लिखना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब ये दोनों x हो जाएगा। इसका मतलब ये T है और P है, समझ लो का। सगळे समझतो कि नहीं समझतो, आमच्या मराठी कळत, आमच्या मराठी कळत, आम तो बोलतो नाही समजतो। तुमच्या काही अडचण आहेत ते मला सांग, सही है क्या। लक्ष्य ठेवा। चलो देखो इधर, ये क्लियर हो गया। तो टोटल इसके बराबर है या टोटल इसके बराबर है, तो हम सबको इक्वेट कर दे रहे हैं। तो फाइनल क्या होगा हमारा, टोटल एनर्जी इक्वल टू -k और टोटल इक्वल टू P/2। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ये फाइनल रिलेशन है, ये इस रिलेशन का यूज बहुत कराएगा, तुमसे टोटल निकलवा देगा क्वेश्चन में। और कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब ध्यान देना, ये लिख लिए क्या, अब हम फॉर्मूला एक निकाल के लाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है, तो अपना अपना एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो ई टोटल, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो ई टोटल का वैल्यू कितना आया था, ई टोटल का वैल्यू कितना आया था, क्या, -kZe²/2r, यही आया था ना। अब हम रेडियस के वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस का वो वाला वैल्यू जो हम अभी अभी निकाल के लाए थे, इसका वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस। जब वैल्यू पुट करेंगे और पूरा कैलकुलेशन फिर से कर देंगे तो आ जाता है -13.6 इंटू n²/Z²/n²। देखो वॉल्यूम में दिया होगा, -13.6 इंटू Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ये यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इसी से सब कुछ फॉर्मूला ड्राइव होगा। ये तो रिलेशन तब बताया जब एक चीज मालूम हो जाएगा। तो ये कोई भी ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, कोई भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा तो -13.6 इंटू Z²/n, Z एटम और n ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब जूल में पूछेगा
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बदल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत करवाएगा। तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ किसका, एनर्जी निकालने का। और एक अगर निकाल देंगे तो दूसरे को हम रिलेशन से निकाल देंगे। मान लो टोटल अगर निकाल दिए और पूछा पोटेंशियल, तो हम टोटल निकाल के पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए रिलेशन है वहां। अगर पूछ दिया पोटेंशियल काइनेटिक निकालो, तो टोटल निकाल के पोटेंशियल में बदल देंगे। तो टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू, अब सोचो क्या सोचोगे, अगर मान लो Z1 है हाइड्रोजन के लिए, तो N बढ़ेगा तो निगेटिव में वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। निगेटिव में वैल्यू कम आना, निगेटिव में कम आना मतलब पहले मान लो यहां 1 पुट कर दो, यहां 1 पुट कर दो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा। अब यहां 2 पुट करो तो और वैल्यू निगेटिव में क्या आएगा, कम आएगा ना। और पुट करो तो निगेटिव में क्या आएगा, और कम। यानी वैल्यू क्या होते जा रहा है, ये वैल्यू कम होते जा रहा है, निगेटिव में कम हो रहा है, मतलब वैल्यू लास्ट में आते हैं 0 हो जाएगा। वो सब मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। यहां से समझ में आ रहा है, और नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स में करके बताएंगे। और लास्ट में जब हम ये n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो एनर्जी 0 आ जाएगा। तो माइनस से लेके कहां तक जाता है, 0 तक जाता है। तो n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। कल बताया था ना सब चीजें, नहीं बताया था, अरे कई बार बता दिया कि n बढ़ेगा तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ता है ना। तो डेरिवेशन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइम पीरियड। अवस्थित आए क्या, टाइम पीरियड हेडिंग डालना, टाइम पीरियड। टाइम मत देखो, टाइम पीरियड लिखो, टाइम देख रही, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, सांगली का नहीं, ऑर्बिट का। तो लिखना टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 revolution, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 revolution, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 revolution। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, हाँ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और वेलोसिटी, तो फिर से यहां पर रेडियस का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। क्योंकि हर बार डेरिवेशन में हम वैल्यू नहीं लिखेंगे ना, हर बार डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आया वो जानना है भले। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, दिया गया, और ये जो वैल्यू आ जाता है टाइम पीरियड का, वो आता है 1.5 इंटू 10⁻⁻16। मतलब सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये रेडीमेड फॉर्मूला है। तो मेनली ध्यान ये रखना है कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन में रेशियो पूछता है, तो रेशियो में तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं, बच जाता है NQ और Z²। तो NQ/Z² याद रखना है।
अब हेडिंग लिखना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक था एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, और दूसरा है एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है। तो नंबर एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड, एंड फ्रीक्वेंसी है ये, लिख लेना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड। और ये टाइम पीरियड के क्या होगा? जस्ट उल्टा, फ्रीक्वेंसी ही होता था ना। है तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया, तो ये वैल्यू 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाता है। और इसमें हो जाएगा ये डिस्टेंस अपन 2πr पर वेलोसिटी लिखे थे ना, तो यहां लिख देंगे v अपॉन 2πr। और इसका जब वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट याद रखना है आपको 6.66 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर बाई एम क्यूब। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। तो रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला और रेवोल्यूशन पर सेकंड का फॉर्मूला, 5 फॉर्मूले सोते समय जागते समय 5 बार याद करना है। कल नहीं याद है तब बताता हूं, क्योंकि ये हमारा बोर हो गया। अब एक लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म, तो सोच लो कि 80% खत्म। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लेक्चर में एंड हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सर्टेन आगे नहीं पढ़ाएंगे, रोक देंगे यहीं पे।